वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद ये महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा के स्रोतों में से एक है। ये ऊर्जा के संसाधन सीमित हैं और इसका अर्थ है कि ये अनवीकरणीय संसाधनों और एक बार उपभोग कर लिए जाएं तो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इनको एक बार इनका यूज़ कर लिया जाएगा, इनको फिर से हम नहीं पा सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, ये समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन प्रमुख 3 प्रकार के हैं। एक तो कोयला, दूसरा तेल और तीसरा प्राकृतिक गैस एवं विश्व भर में इस आधार पर ये लगभग 90% ऊर्जा उपभोग के लिए प्रदान करते हैं। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ये पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके पिछले भूवैज्ञानिक समय के दौरान निर्मित हुए थे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। याद रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये उस प्रागैतिहासिक काल में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवी प्राणियों के अवशेष हैं जो लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन, तो इसमें चलिए एक एक करके देखते हैं। कोयला से स्टार्ट करते हैं। तो कोयला पौधे एवं वनस्पतियों के पृथ्वी के दबने के कारण हुआ है। ठीक है, बहिर्स्थान या बाहर की तरफ एक स्थान के अपवाह जिनमें उन्हें तलछटों के भंडारों द्वारा ढककर निर्मित हुआ था। ये एक जीवाश्मी ईंधन है। ठीक है, ठोस जीवाश्मी ईंधन और प्राकृतिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से बना होता है। और कोयले के 3 मूलभूत श्रेणियां हैं, जैसा कि हम सबको पता है। लिग्नाइट भूरा कोयला, बिटुमिनस सॉफ्ट कोयला और एंथ्रासाइट कठोर कोयला। तो ऊष्मा की मात्रा के आधार पर एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक ऊष्मा और लिग्नाइट में सबसे कम ऊष्मा होती है। ठीक है, कोयले में सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कम सल्फर की मात्रा वाले कोयले को जलाने पर कम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, इसलिए यह विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन होता है। ठीक, अगला है पेट्रोलियम या खनिज तेल। तो इनके बारे में चलिए देखते हैं। पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक गहरे रंग का तरल होता है जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अशुद्धियां मिली रहती हैं। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार अक्सर समुद्र की तली, समुद्र अधस्थल के नीचे या भूमि पर पृथ्वी की परपटी पर एक साथ पाए जाते हैं और निष्कर्षण के बाद कच्चे तेल को पाइपलाइनों, ट्रकों या जहाज़ों के द्वारा रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा कि पता है रिफाइनरी में जाके अलग अलग क्वथनांक पर अलग अलग बिंदुओं में ये इनको पृथक किया जाता है। इनके घटक हैं गैस, गैसोलीन, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्था, ग्रीस, मोम और एस्फाल्ट। ठीक है, तेल के आसवन से प्राप्त कुछ उत्पादों को पेट्रो रसायन कहते हैं, जिसमें पीड़ानाशक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे, पेंट, औषधियाँ इत्यादि बनाने के लिए इसको कच्चे माल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन से बनी होती है जो अक्सर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है। इसमें 50 से 90% तक आयत मीथेन का मिश्रण है जो कि साधारण हाइड्रोकार्बन है। कुछ मात्रा में भारी गैस जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और थोड़ी मात्रा में अत्यधिक विषैली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी पाई जाती है। ये हमने देख लिया प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयले के बारे में। अब है परंपरागत प्राकृतिक गैस। तो परंपरागत प्राकृतिक गैस अधिकतर कच्चे कुंडों के ऊपर पाई जाती है। इनके भंडारों को केवल पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस जो इस तेल के साथ बाहर आती है अक्सर एक अवांछित उत्पाद की तरह मानी जाती है। इसको जला दिया जाता है। ठीक है, और जो ये जलाया जाता है ये एक तरह से बहुमूल्य ऊर्जा संसाधन को बर्बाद करना है। इसके जलने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। बाद में
इस गैस को संसाधित किया जाता है और इसे पाइपों के द्वारा या संघनित करके सिलेंडरों में भर के उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अगला है गैर पारंपरिक प्राकृतिक गैस। तो इसमें अन्य भूमिगत जलाशयों में स्वयं पाई जाती है। इस कारण से गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राकृतिक गैस निकलना काफ़ी महंगा पड़ता है, किंतु तकनीकों के विकसित होने के कारण इसका निष्कर्षण मितव्ययी हो गया है और इसमें प्राकृतिक गैस क्षेत्र को खोदा जाता है। प्रोटेन ब्यूटेन गैसें जो प्राकृतिक गैस में पाई जाती हैं वो द्रव अवस्था में होती हैं। इसको एलपीजी के रूप में निकाली जाती हैं और द्रवित पेट्रोलियम गैस दबाव डालने वाले टैंक को सिलेंडरों में एकत्रित करते खाना पकाने की गैस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बहुत कम तापमान पर प्राकृतिक गैस सरल प्राकृतिक गैस के रूप में बदल जाती है। यह अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। इसे देशों में रेफ्रिजरेटर टैंकों द्वारा भेजा जाता है। फिर अगला है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अनवीकरणीय में ही है। अभी हमने देख लिया था जैविक संसाधनों वाला, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, अब उसी में है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत भी। ठीक है, ये परमाणविक केंद्रक की ऊर्जा है। रेडियो एक्टिव खनिजों को नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उच्च तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ये देख लीजिए, इसमें दो क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो नाभिकीय विखंडन है, दूसरा नाभिकीय संलयन। विखंडन में क्या है, जब एक इसमें क्या है, यूरेनियम 235 और या फिर प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं। ये जब भारी नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं तो अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या होता है कि बड़ा नाभिक होता है, ये छोटी छोटी नाभिकों में टूट जाता है। इससे क्या होता है कि भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये नाभिकीय विखंडन हो गया। नाभिकीय संलयन इसका लगभग उल्टा होता है कि इसमें छोटे नाभिक जैसे हाइड्रोजन हुआ, उसके समस्थानिक ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम इत्यादि है, ये संलयित होकर एक साथ जुड़ करके भारी नाभिक के रूप में ये बन जाते हैं। तो इसमें भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ये प्रक्रिया संलयन कहलाती है। टूटने की क्रिया विखंडन, जुड़ने की क्रिया संलयन। तो रेडियो एक्टिव खनिज जिनके विखंडन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण होता है, वे संभवतः अनवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में उनको मान्यता मिल सकती है, क्योंकि ये अयस्क से प्राप्त होती है जो कि सीमित मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो अस्थायी होता है और विखंडित या टूटने पर ऊर्जा मुक्त करता है। जब कभी भी यूरेनियम 235 के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, वे नवनिर्मित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के अन्य परमाणुओं पर प्रहार करके एक श्रृंखला अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर अगला है, ये हमने देख लिया अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब हम देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक, तो इसमें देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, लंबे समय तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। वहीं गैर परंपरागत क्या है कि सामान्य रूप से व्यवहार में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त। ठीक है, परंपरागतों में अगर देखें, अनवीकरणीय के परंपरागत हमने क्या देखा था कि जीवाश्म ईंधन जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, कोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, तेल, ये सारी चीज़ें। अब ये नवीकरणीय स्रोतों में भूमि के ऊपर जीवाश्मीय ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्टों, लकड़ी का चारकोल, ये सब इसके उदाहरण हैं। और गैर परंपरागत पारंपरिक में इसमें सौर ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नवीकरणीय यानी समाप्त न होने वाले। नवीकरणीय एक बार हम उनका उपभोग कर ले तो हमको उनको दोबारा फिर से पा सकते हैं। तो अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बिना समाप्त हुए इस्तेमाल किए जा सकते हों। इसमें अधिकांशतः स्रोत प्रदूषण मुक्त होते हैं, कुछ का प्रयोग सभी जगहों पर किया जा सकता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत गैस परंपरागत या अक्षय या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्रोत हैं
हैं एग्जाम्पल देखिए इसका, सौर ऊर्जा, बहता पानी, पवन, हाइड्रोजन, भूतापीय। ठीक है, बायोमास देखते हैं। बायोमास ऊर्जा मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्राचीनतम ईंधन है और हमारे पूर्वज लकड़ियों को जला करके गुफाओं को गर्म रखते थे। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो वनस्पतियों और पशुओं के अवशिष्ट से बनता है। ठीक है, तो बायोमास में ऊर्जा उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने जैविक परमाणुओं के रासायनिक बंधों के टूटने या जलने से होता है। इस प्रकार बायोमास सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष रूप को दर्शाता है। ठीक है, फिर है बायोमास विभिन्न स्रोतों द्वारा पाया जाता है, जिसमें लकड़ी उद्योग के सह उत्पाद, कृषि की फसलें, सह उत्पाद, वनों से प्राप्त कच्चा माल, घरेलू कचरों का एक बड़ा हिस्सा, लकड़ी आदि, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसका उपयोग गैसीय ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैसिफिकेशन कहते हैं। आसवन द्वारा बायोमास को अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह तरल बायो ईंधन जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा अपार है, अक्षय है। ठीक है, हम सभी को पता है। इसको वर्गीकृत किया जाता है। एक तो पहले प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग, इसमें प्रत्यक्ष संग्रह करके इसको गर्म करने से, विद्युत उत्पन्न करने से, ठंडा इत्यादि करने से। और अप्रत्यक्ष उपयोग में क्या होता है कि कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित सौर ऊर्जा का उपयोग, जैसे पवन, बायोमास, पनबिजली इत्यादि। ठीक है, और सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों में, ये जो उपकरण हैं इनको 3 संयंत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जो डायरेक्ट यूज करते हैं सौर ऊर्जा का, उसमें क्या है, निष्क्रिय, सक्रिय और फोटोवोल्टाइक। ठीक है, सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर बैटरी, सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच 121 देशों का समूह है और ये ऊर्जा आवश्यकता के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने पर प्रबद्ध है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और इसका वो कहाँ है, हेडक्वार्टर गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है, अब देखते हैं हम, चलिए हरित ईंधन के बारे में। ठीक है, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है। ठीक है, इसका उपयोग हरित ईंधन के तौर पे किया जाता है। एथेनॉल को हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं किसी शक्करमय पदार्थ, ठीक है, जैसे गन्ने के शक्कर, ग्लूकोज, सोडा, महुए का फूल, स्टार्च में पदार्थ से ये प्राप्त किया जाता है एथेनॉल। ठीक है, उसी तरह पाइन, करंज, फर के भी किण्वीकरण से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। ये सब जो है वो हरित ईंधन के स्रोत में शामिल हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में और देखते हैं। तो बायो एस्फॉल्ट, ठीक है, बायो एस्फॉल्ट डामर का एक विकल्प है। इसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इस स्रोतों में चीनी, सीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेल्यूलोज, ताड़ के तेल का अपशिष्ट, सरसों के तेल का अपशिष्ट, ये सब शामिल हैं। ठीक है, फ्यूल सेल में एक रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है। फ्यूल सेल में विद्युत धारा के रूप में उत्पादित होती है। फ्यूल सेल का प्रयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के साथ साथ स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे पोर्टेबल उपकरणों को भी विद्युत प्रदान करने में किया जाता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड की बात करें तो इसका गठन 2003 में किया गया था और 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया था। जेट्रोफा एक बायोडीजल की फसल है। ये पुष्पी पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। इसमें इसके तेल को डीजल ईंधनों हेतु प्रयोग करने के लिए बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जैव ईंधन जेट्रोफा से। उसी तरह पौंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत मात्रा में होता है और जिसमें आधा ओलिक एसिड होता है। इस तरह इसको भी, जो आपका पौंगामिया पिनाटा है, इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जाता है।
मक्का की जो खेती है वो एथेनॉल के लिए की जाती है, जबकि जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत प्रमुख हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा, पश्चिम घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणें, रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है।